नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा और विकास, मानव विकास सूचकांक और जेंडर विकास सूचकांक के विशेष संदर्भ में। एजुकेशन एंड डेवलपमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो सबसे पहले, क्योंकि हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मानव विकास की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम विकास विकास करते हैं। अब देखिए, हमारी जो अभी सरकारें हैं वो भी विकास के पीछे भाग रही हैं, पूरा जो विश्व है वो विकास की बात कर रहा है। तो आखिर मानव विकास की आवश्यकता क्यों है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो पहली बात ये है कि ये मनुष्य की स्थिति में सुधार करता है। मानव विकास का मतलब क्या है कि ये मनुष्य की स्थिति में सुधार करेगा, यानी कि आप देखिए उसके जीवन स्तर को बढ़ाएगा, उसकी शिक्षा में वृद्धि करेगा, उसके स्वास्थ्य को अच्छा करेगा, है ना? मानव विकास से आप क्या समझते हैं? यही है ना कि मानव अपनी जीवन को अच्छे से जिए, अच्छा स्वास्थ्य हो उसका, उसको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी नौकरी मिले, आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे मानव विकास में आती है। इसलिए मनुष्य की स्थिति में सुधार करने के लिए मानव विकास ज़रूरी है। उसके बाद उच्च उत्पादकता। अब मानव विकास में शिक्षा आ गया, स्वास्थ्य आ गया, तो अगर ये चीज़ें अच्छी होती हैं, तो हमारे देश में उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, है ना? उत्पादकता अच्छी होगी, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो मानव है, जो मनुष्य है, वो अच्छा काम करेंगे। तो उत्पादकता अच्छी होगी, तो उच्च उत्पादकता जो है वो मानव विकास उसके लिए भी ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि में कमी। जनसंख्या वृद्धि, अगर पढ़े-लिखे लोग होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो फिर उतना जनसंख्या वृद्धि नहीं होती है ना? वो बेटर फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं और पढ़ने लिखने के बाद, क्योंकि अपने स्वास्थ्य का भी बेहतर ध्यान रखते हैं, तो मृत्यु दर में भी कमी आती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है हमारी जनसंख्या में वृद्धि में कमी को करती है, ठीक है? जनसंख्या वृद्धि में कमी करती है। उसके बाद मानव विकास सतत विकास ला सकता है। सतत विकास का क्या मतलब है? ऐसा विकास जो हमारी भावी पीढ़ियों तक पहुँचे, यानी कि बिना हमारे फ्यूचर को नुकसान पहुँचाए, बिना हमारी भावी पीढ़ियों के फ्यूचर को नुकसान पहुँचाए, वर्तमान में जो विकास हो रहा है वो है सतत विकास। तो मानव विकास सतत विकास ला सकता है, यानी कि मानव विकास इस तरह का होना चाहिए जो हमारी भावी पीढ़ियों के लिए भी अ, शिक्षा को बेहतर करे, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करे, या आप देखिए कि जो वन वगैरह है, हमारी जो ग्रीनरी है, हमारे जो सॉइल है, इन सब की जो गुणवत्ता है उनको नष्ट ना करे, या जैसे वन है तो उनको ना नष्ट करें। तो अगर बेहतर विकास होता है तो ये सारी चीज़ें प्रिज़र्व होती हैं, इन सब चीज़ों को बचाया जाता है। उसके बाद है जीवन यापन की बेहतर स्थिति और गरीबी में गिरावट, उत्कृष्ट सामाजिक स्थिरता और एक स्वस्थ नागरिकता हेतु समाज में योगदान करती है। यानी कि क्योंकि मानव विकास में ये भी शामिल है कि बेहतर जीवन जीने की स्थितियाँ, मतलब जीवन जीने की जो स्थितियाँ वो बेहतर बनती है, गरीबी में गिरावट होती है, तो इससे क्या है, एक समाज में सामाजिक स्थिरता आती है, क्योंकि सभी नागरिक अच्छे से रह रहे हैं, इनकम स्तर उनका बढ़ रहा है, तो इसलिए समाज में एक स्थिरता आती है ना? एक बहुत ही अच्छा समाज बनता है और स्वास्थ्य नागरिकता हेतु समाज में योगदान करता है। उसके बाद है मानव विकास राजनीति में स्थिरता बढ़ाने में सहायता करता है, जिससे कि समाज में नागरिक अशांति कम होती है। एक तो खुद सामाजिक स्थिरता हो गई, दूसरा है राजनीतिक में भी स्थिरता होगी, क्योंकि विकास हो रहा है, सब लोग अच्छा पढ़ लिख रहे हैं, सब स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, सबको अच्छा पोषण मिल रहा है, सबकी इनकम अच्छी है, तो वो राजनीति में भी अस्थिरता नहीं होगी। एक ही सरकार जो है वो चलती रहेगी, बहुत ज़्यादा परेशानियां लोगों को नहीं होंगी सरकारों से, है ना? तो इसलिए राजनीति स्थिरता को बढ़ाने में भी मानव विकास सहायक है। अब हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है ना? तो ये है मानव विकास सूचकांक। आप मोटा-मोटा इस डायग्राम से देख सकते हैं, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो ये इसके डायमेंशन है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी आगे मैं इनको एक-एक करके एक्सप्लेन करूंगी। इसके इंडिकेटर्स क्या है? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ये एक डायमेंशन है। इसका इंडिकेटर क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज बर्थ, यानी लोग कितना जीते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स बोलते हैं। नॉलेज, नॉलेज कैसे पता लगती है? एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग।
और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे पता चलता है? जीएनआई पर कैपिटा। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। इन तीनों को मिलाकर एचटीआई, बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं? हम ये 3 फैक्टर ले लेते हैं, ठीक है? ये देखिए, ये 3 फैक्टर हैं: लंबी आयु और स्वास्थ्य, ज्ञान और शालीनता से जीने का जीवन स्तर, यानी अच्छे से अपने जीवन को जीने का स्तर। ये 3 चीजें हैं, इनको मापा जाता है, ठीक है? हर देश के लोगों के इन 3 चीजों को मापा जाता है। अब इनको मापने की क्या-क्या चीजें हैं वो हम देखते हैं। इनको माप के उसके आधार पे एसडीआई का कैलकुलेशन होता है। अब जैसे लंबी आयु और स्वास्थ्य है, इसको कैसे मापा जाता है? इसको मापा जाता है जन्म के समय प्रत्याशित आयु का आकलन। इसका मतलब है कि किसी बच्चे के पैदा होने के बाद उसके कितने वर्ष जीने की संभावना है। एक एस्टिमेटेड आयु हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति एवरेज 60-65 साल जीता है, 65 साल जीता है मान लीजिए, तो वो एसडीआई में काउंट होगा, ठीक है? तो ये एक वैल्यू हो गई। दूसरा है ज्ञान, नॉलेज। इसके अंदर आता है प्रौढ़ साक्षरता की दर, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय स्तर का मिला जुला सकल दाखिला या प्रवेश लेने वालों की संख्या का अनुपात, ठीक है? बेसिकली इसमें क्या है, दो चीजें देखते हैं। पहली ये कि 25 साल से अधिक उम्र के वयस्कों ने औसतन कितने साल की स्कूली शिक्षा ली है, ठीक है? यानी कि जो व्यक्ति 25 साल के हैं, उससे ज़्यादा है, उन्होंने औसतन कितने साल स्कूली शिक्षा ली है। किसी ने हो सकता है 12 साल ली हो, किसी ने 10 साल ही ली हो, किसी ने 8 साल ही ली हो, अलग-अलग हो सकता है। जबकि दूसरा जो इसमें फैक्टर है वो ये है कि जो बच्चे स्कूल में दाखिल होने की उम्र के हैं, उनके कितने साल स्कूली शिक्षा में रहने की आशा है। जैसे हमने बच्चे के पैदा होने के बाद उसके कितने जीने की संभावना है, इसी तरह ज्ञान के दूसरे पॉइंट में कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है या स्कूल में दाखिल होता है, उम्र है उसकी, तो उसके कितने साल स्कूल में टिके रहने की आशा है। मतलब वो 4 साल रहेगा, 10 साल रहेगा, 8 साल रहेगा, कितने भी साल, है ना? तो एक एस्टिमेट हम वो लेके फिर उसे एसडीआई में कैलकुलेट करते हैं। और तीसरा आता है शालीनता से जीवन जीने का स्तर, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी से, ठीक है? जीडीपी बेसिकली प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जो हमारे देश में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है। मतलब है, हम एक एवरेज निकाल लेते हैं कि हर एक व्यक्ति की एक एवरेज इनकम हमारे देश में कितनी है। तो जिस देश की इनकम सामान्यतः ज्यादा मानी जाती है वो विकसित देश माना जाता है, ठीक है? तो इसको हम बेसिकली नापते हैं। और इसमें भी ना हम इसको जीडीपी को हम प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति के हिसाब से देखते हैं कि लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है, ठीक है? तो परचेसिंग पावर डॉलर में हम कैलकुलेट करके उसको हम एसडीआई में इंक्लूड कर लेते हैं। तो अब ये एक-एक चीज है। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति का आकलन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से लगाया जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी बच्चे के पैदा होने के बाद उसके कितने वर्ष जीने की संभावना है। उदाहरण के लिए भारत की जीवन प्रत्याशा लगभग 68 वर्ष है, तो इसका मतलब ये है कि भारत में जो बच्चा जन्म लेगा उसके लगभग 68 वर्ष जीने के आसार हैं। ये पहले पॉइंट का क्लैरिफिकेशन हो गया। दूसरा है फिर वही शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का आकलन करने के लिए 2 पैमाने इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला यह है कि 25 साल से अधिक उम्र के वयस्कों ने औसतन कितने साल की स्कूली शिक्षा ली है। जबकि दूसरा यह है कि जो बच्चे स्कूल में दाखिल होने की उम्र के हैं, उनके कितने साल स्कूली शिक्षा में रहने की आवश्यकता है। तो ये ज्ञान वाले फैक्टर का हो गया। उसके बाद जीवन स्तर को मापने के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय देखी जाती है। किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद उस देश के निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित की गई आय को सकल राष्ट्रीय आय या जीएनआई कहते हैं। हालांकि घरेलू अर्थव्यवस्था में अनिवासियों यानी विदेशी निवासियों ने जो आय अर्जित की है उसे इसमें से घटा दिया जाता है। यानी कि जितने भी जो हमारे देश की इनकम है उसमें से जो यहाँ पे फॉरेनर जो कमा रहे हैं उसको घटा के हमारे देश के लोगों की एक एवरेज इनकम हम कैलकुलेट करते हैं। उसका एक तरीका होता है, मेथड होता है, क्या-क्या चीज़ें सकल घरेलू उत्पाद में इंक्लूड की जाएँगी, वो पूरा मेथड होता है। इकोनॉमिक्स में हम इसको पढ़ते हैं। जीएनआई का आकलन पीपीपी के आधार पे किया जाता है ताकि एक दूसरे देश की तुलना की जा सके। पीपीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। जब एक दूसरे देश के जीडीपी की तुलना की जाती है तो पीपीपी का सहारा लिया जाता है। यानी दो देशों की तुलना के लिए हम पीपीपी देखते हैं, लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है, लोग कितनी चीजों को मतलब अपने कितना खरीदने पे कितना एक्सपेंडिचर जो है वो करते हैं, खर्चा कितना करते हैं, उनकी परचेजिंग पावर क्या है, ठीक है? तो ये है।
इस तरह इन तीनों आयामों का अलग-अलग इंडेक्स बनाया जाता है, जो भी हमने तीनों पढ़े हैं, ठीक है? कौन-कौन से पढ़े हैं? एक तो लाइफ का, दूसरा नॉलेज का और तीसरा इनकम वाला, ठीक है? इनका अलग-अलग इंडेक्स बनाकर फिर एक कंपोजिट इंडेक्स यानी कंबाइन एक इंडेक्स बनाते हैं, जो मानव विकास सूचकांक कहलाता है। इस तरह किसी भी देश का प्रति व्यक्ति जीडीपी जब अधिक होता है, जीवन प्रत्याशा अधिक होती है, जीवन का स्तर अधिक जीडीआई होगा ये सॉरी ये एचडीआई एचडीआई अधिक होगा तो इसका मतलब है कि जीडीपी भी ज्यादा होगा, जीवन प्रत्याशा भी ज्यादा होगी और शिक्षा का ऊंचा स्तर होगा। तो किसी देश का जब हम ये मानव विकास सूचकांक मापते हैं, जितना ऊंचा मानव विकास सूचकांक होता है, उतना ही विकसित देश वो माना जाता है। तो ये यूएन की वेबसाइट पे एक डायग्राम है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें इंडिया की स्थिति को मैंने कैप्चर किया है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया की 2015 में जो एचडीआई वैल्यू वैल्यू थी वो थी 0.629, ठीक है। ये 2021 का डेटा है, 2020 का है ना। तो ये अब जो है 0.629 ये रेट है। और यहाँ पे देखो अब अलग अलग चीजें दे रखी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज बर्थ यानी कि हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि एक वर्ष मतलब एक व्यक्ति कितने वर्ष अंदाजा जीता है ना। तो वो 69.6 ईयर एवरेज जीता है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है हमारे देश में? 11.9 ईयर। और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग यानी कि कितने साल उसके स्कूल जाने की संभावना है? 6.2 ईयर, ठीक है। और ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है हमारी 5,401। तो बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन कर रहे हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों रेट, ये बिल्कुल ओरिजिनल डेटा है। रीसेंट लेटेस्ट लास्ट रीसेंट डेटा भी यही है 2020 का हमारे पास, ठीक है। तो भारत का अगर हम देखें तो 191 देशों में से 132वां रैंक है। स्विट्जरलैंड का प्रथम स्थान है। और ये जो मानव विकास सूचकांक है, पता होना चाहिए आपको कि 1990 में अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन और प्रोफेसर महबूब अल हक ने मानव विकास का संप्रत्यय पेश किया। यानी एक जो कॉन्सेप्ट था वो अमर्त्य सेन और प्रोफेसर महबूब अल हक ने दिया था 1990 में। और तब से लेके हर साल मानव विकास सूचकांक की कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। ये है आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया का जिस तरह से मानव विकास सूचकांक कैलकुलेट किया जाता है, उसी तरह से हम जेंडर विकास सूचकांक कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम जेंडर से संबंधित स्थिति देखते हैं। यानी किसी भी देश में जेंडर को लेके क्या स्थिति है, क्या स्त्री और पुरुषों में असमानता ज्यादा है या फिर जेंडर भेदभाव कितना है समाज में, ये सारी चीजें हम कुछ आधारों पे या कुछ जैसे फैक्टर हमने मानव विकास सूचकांक में लिए, इसी तरह से कुछ फैक्टर हम जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर लेते हैं और फिर हम ये कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो इंडिया का जो जीडीआई है वो है 0.835, है ना। इसमें भी बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ वो कितनी है, फीमेल की देखी, मेल की देखी, ठीक है। और फिर गैप देखिए, फीमेल का ज्यादा है या मेल का कम है, 3 इयर्स का गैप हो गया। तो ये जेंडर गैप हमें साथ साथ दिख रहा है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग आप देखेंगे तो 12.2 ईयर्स है, मेल की 11.5। तो यहाँ पे फीमेल का यहाँ पे फीमेल का ज्यादा है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग देखेंगे तो फीमेल की 5 ईयर है, मेल की 7.1 है। यहाँ पे मेल का ज्यादा है, ये नेगेटिव में चला गया क्योंकि यहाँ पे गैप हमें काफी दिख रहा है। और फिर ग्रॉस नेशनल इनकम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें मेल की काफी ज्यादा मिल रही है, तो ये काफी ज्यादा डिफरेंस हमें दिखता है, ठीक है। अब वैसे अगर हम देखें तो जेंडर सूचकांक के संकेतक कौन कौन से, यानी क्या क्या स्थिति, ये जो महिला और पुरुषों की स्थिति है, ये किन किन चीजों से हमें दिखती है हमारे समाज में। तो सबसे पहला जो संकेतक है वो है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात है किसी भी समाज में 1,000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। तो ये संख्या जितनी अधिक होगी उतना ज्यादा जेंडर सूचकांक बेहतर होगा। मान लीजिए 1,000 में 987 या 990, 995, जितना बेहतर महिलाओं का अनुपात होगा उतना बेहतर जेंडर सूचकांक निकलेगा। उसके बाद दूसरा इंडिकेटर है शिक्षा की स्थिति, यानी समाज में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति कैसी है, साक्षरता दर कितनी है, महिला साक्षरता
स्तर कैसा है, उसमें भी जेंडर गैप कितना है, महिला और पुरुषों की जो एजुकेशन है उसमें कितना गैप है, नामांकन की स्थिति है कि महिलाओं का नामांकन कितना है, और उसमें वो नामांकन के बाद हम प्राथमिक स्तर पे ड्रॉप आउट भी देखते हैं कि कितने लड़कियां स्कूल छोड़ रही हैं। अगर बहुत ज्यादा स्कूल छोड़ रही हैं तो नामांकन का कोई फायदा नहीं है, है ना? तो ड्रॉप आउट रेट भी इसमें कैलकुलेट होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो शिक्षा की स्थिति को निर्धारित करती हैं, और इसके आधार पे जेंडर सूचकांक कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद तीसरा फैक्टर है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे शिशु मृत्यु दर है। इसके अलावा महिलाओं का स्वास्थ्य है, जैसे कि अनीमिया है, कुपोषण। हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं कुपोषण की शिकार है। तो इस तरह कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं उनके लिए हैं, उनका बहुत सारे हमारे देश में महिलाएं हैं जो आज भी प्रसव के समय उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह हमारी मतलब कितनी स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता और कितनी फैसिलिटी है, ये सारी चीजें मिलाकर भी जेंडर सूचकांक का एक संकेतक का काम करती हैं। उसके बाद है भागीदारी और कार्यबल। इसमें ये देखा जाता है कि महिलाओं की भागीदारी कितनी है किसी कार्य में। घर के कार्य में तो है ही, उसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं इसमें, उसको बेसिकली हम क्रेडिट नहीं देते हैं एक्चुअली। लेकिन महिलाएं जो बाहर काम करती हैं, जो कोई सर्विस करती हैं, कोई किसी प्रोफेशन में है, कोई बिजनेस करती हैं, तो उनकी कितनी भागीदारी है देश की अर्थव्यवस्था में, तो वो भी एक संकेतक का काम करता है। और उसके बाद लास्ट है अत्याचार और अपराध, यानी किसी भी समाज में महिलाओं के प्रति कितना अत्याचार, कितना अपराध है। अगर ज्यादा होगा तो जेंडर सूचकांक कम आएगा, अगर कम है तो जेंडर सूचकांक उतना अधिक आएगा, है ना? स्थिति मतलब बेहतर आएगी। तो महिलाओं के खिलाफ अपराध में कन्या भ्रूण हत्या है, यौन शोषण है, दहेज की प्रथा है, एसिड अटैक है, घरेलू हिंसा है, और भी ऐसे बहुत सारे अपराध हैं जो इसके संकेतक का काम करते हैं। अब है शिक्षा के विभिन्न स्तरों को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये हमने जो विकास पढ़ा है, इसके आधार पे अगर हम देखें, है ना, ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि एचडीआई और जीडीआई क्या है। अब शिक्षा कैसे विभिन्न स्तरों पर किन किन फैक्टर से प्रभावित होती है, कौन से वो फैक्टर हैं जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है गुणवत्ता का ना होना, और ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे ना तो ये हमारे विकास के जो कारक हैं उनसे ही संबंधित है। जैसे गुणवत्ता ना होना, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, क्वालिटी नहीं होगी तो हमारी शिक्षा प्रभावित होगी उससे। ठीक है? क्वालिटी सब हर चीज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी, चाहे वो टीचर्स की क्वालिटी हो, चाहे वो स्कूल में फैसिलिटीज की क्वालिटी हो, एवरीथिंग, हर किसी चीज की क्वालिटी नहीं है तो शिक्षा का लेवल जो है वो प्रभावित होगा। यानी शिक्षा जो अभी हमने विकास में स्तर देखा है कि हमारी जो एक्सपेक्टेड लाइफ मतलब एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है, वो वो प्रभावित किन चीजों से होती है, तो पहला फैक्टर है गुणवत्ता का ना होना। दूसरा है शिक्षक केंद्रित शिक्षा होना। हमारे देश में आज भी बहुत जगह शिक्षक केंद्रित शिक्षा है, जहाँ पे शिक्षक को ही सब कुछ माना जाता है, तो ऐसे में बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता, बच्चों पे फोकस नहीं किया जाता, उनके ऊपर उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स है, उनकी रुचि है, उस पे हम ध्यान नहीं देते। तो ये एक बड़ी वजह है शिक्षा के विभिन्न स्तरों को प्रभावित करने वाली, बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं फिर। ड्रॉप आउट दर में वृद्धि, ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है, बहुत सारे रीजन है, सामाजिक रीजन है हमारे अपने, इसके अलावा आर्थिक रीजन भी है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। कई बच्चों को अपने घर के लिए रोजी रोटी कमानी है, कई लड़कियों को अपना घर संभालना है, छोटे भाई बहनों को संभालना है, माँ बाप दोनों वर्किंग है। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां आती हैं जिससे बच्चे स्कूल छोड़ते हैं, तो ये भी शिक्षा को प्रभावित करता है। उसके बाद सीखना प्रामाणिक ना होना, यानी कि जो भी बच्चे स्कूल में सीख रहे हैं उससे कोई ज्यादा ऐसा बेनिफिट नहीं दिखता है ना, क्योंकि एक तो व्यावसायिक शिक्षा का भी अभाव हम कह सकते हैं, ये भी एक पॉइंट है, व्यावसायिक विषयों की अवहेलना। व्यावसायिक शिक्षा है नहीं, सीखने का उतना स्कूलों में है नहीं कि बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, तो ये सब चीजें भी फैक्टर करती हैं शिक्षा के स्तर को। बच्चे का मन नहीं लगेगा सीखने में, है ना? कई बार भाषा की भी बहुत बड़ी एक बाधा आ जाती है, बच्चे भाषा में सीख नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से भी शिक्षा का स्तर प्रभावित होता है। उसके बाद विद्यार्थियों में रुचि और लगन का ना होना, कई बार विद्यार्थी किसी सब्जेक्ट में रुचि नहीं लेते, उनमें लगन नहीं होती, तो भी वो स्कूल छोड़ देते हैं। स्वायत्तता का अभाव, फ्रीडम नहीं होती है बेसिकली, ना विद्यार्थियों को ना स्कूल में शिक्षकों को, है ना? तो वो जो बंधा एक स्ट्रक्चर होता है उसमें काम
जब करते रहते हैं तो उससे भी हमारी शिक्षा काफ़ी प्रभावित होती है। उसके बाद बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा आप देखेंगे तो पहले तो बहुत ज़्यादा प्रभाव होता था, आज भी बच्चे कई स्ट्रेस में आ जाते हैं। आप ऐसी आए दिन घटनाएँ देखेंगे जिसमें कि बच्चे बोर्ड की परीक्षा से पहले ही सुसाइड कर लेते हैं, कई बार रिज़ल्ट आने से पहले सुसाइड कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारी शिक्षा के लिए है। विद्यार्थियों का कार्य करना, कई बार विद्यार्थी अन्य कार्यों में संलग्न होते हैं ना, जैसे स्कूल के बाद कुछ काम कर रहे हैं, कहीं किसी दुकान पे काम कर रहे हैं या अपने माँ-बाप के साथ काम कर रहे हैं, तो ऐसे में भी उनकी शिक्षा प्रभावित होती है। उनकी खुद की जो क्वालिटी है एजुकेशन की, पढ़ने-लिखने का उन्हें टाइम नहीं मिलता, तो वो प्रभावित होती है। पाठ्यक्रम बड़ा प्रभावित करता है, पाठ्यक्रम किस तरह का है, अगर बहुत जटिल है या बहुत ही लीक से हटके है, जो विद्यार्थियों के लिए यूज़फुल नहीं है, रुचिपूर्ण नहीं है, बोरिंग है, ओझल है, तो उसकी वजह से भी शिक्षा का स्तर प्रभावित होगा। व्यावसायिक विषयों की अवहेलना मैंने बता ही दिया है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें वोकेशनल एजुकेशन का कहीं नाम नहीं है। यानी शिक्षा हम प्राप्त तो कर लेते हैं, उसके बाद कहीं नौकरी वगैरह हमें नहीं मिलती है उसके आधार पे। तो व्यावसायिक विषय की बड़ी कमी है हमारे स्कूलों में। क्षेत्रीय असमानता है, अलग-अलग क्षेत्रों में आप देखेंगे तो अब अलग-अलग तरह की स्कूलिंग होगी, अलग-अलग तरह का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो क्षेत्रीय असमानता भी, मान लीजिए कोई बच्चा बिहार में पढ़ा है और जब वो दिल्ली आता है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस वो देखता है कि वहाँ की एजुकेशन में, यहाँ की एजुकेशन में काफ़ी फ़र्क है। तो ये भी उसकी शिक्षा को प्रभावित करती है। उसके बाद निजीकरण है, शिक्षा के क्षेत्र में आजकल निजीकरण आता जा रहा है, तो जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो निजी शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन स्तर को सुधार लेते हैं, अपने विकास की ओर ध्यान देते हैं। लेकिन जो लोग निजी स्कूलों में या कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते, उनका स्तर वहीं की वहीं रह जाता है या और डाउन हो जाता है। ठीक है? और उसके बाद है अंतिम, माँग और पूर्ति में भारी अंतर। यानी कि कई बार आप देखेंगे हमारे जो देश है, उसमें जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और पढ़ने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है और स्कूल कम है, कॉलेज कम है। कितने भी प्राइवेट भी खुल गए हैं, सरकारी भी खुल गए हैं, प्राइवेट के लिए साधन नहीं है हमारे देश के लोगों के पास। तो ये जो माँग और पूर्ति का अंतर है, ये हमारे देश में शिक्षा के स्तर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ये था आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इस वीडियो को शेयर कीजिए जिन लोगों को ज़रूरत है। शिक्षा से संबंधित वीडियो और भी आते रहेंगे। धन्यवाद।